गुड मॉर्निंग थर्ड ईयर। इस लेक्चर 11 में इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा को ही कंटिन्यू करेंगे। तो देखिए, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा को हम समझेंगे पोटेंशियल एनर्जी कर्व के द्वारा, साथ ही डिसोसिएशन एनर्जी को भी इसी कर्व के द्वारा समझेंगे हम। तो इलेक्ट्रॉनिक बैंड स्पेक्ट्रा और वियोजन ऊर्जा दोनों को ही हम इस पोटेंशियल एनर्जी कर्व तथा फ्रैंक कॉर्डन जो सिद्धांत है उसके द्वारा समझेंगे। देखिए, फ्रैंक कॉर्डन सिद्धांत थोड़ा सा इसमें भी ले लेंगे, साथ ही फ्रैंक कॉर्डन सिद्धांत आप अलग से भी तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि शॉर्ट नोट्स के रूप में ये पूछा जाता है। एक बॉर्न ओपेनहीमर अप्रॉक्सीमेशन शॉर्ट नोट्स में काफ़ी पूछा जाता है, और एक फ्रैंक कॉर्डन प्रिंसिपल। तो देखिए, ये पोटेंशियल एनर्जी कर्व है एक डायटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए, और इसमें पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस के बीच में ये कर्व प्लॉट करा हुआ है। जो कंपन स्तर है उसको हॉरिजॉन्टल लाइन के द्वारा शो करा हुआ है। देखिए, v इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। तो इसको एक क्षैतिज रेखा के द्वारा शो करा हुआ है। यदि हम सफिशिएंट एनर्जी यानी कि पर्याप्त ऊर्जा सिस्टम को दें, जिससे कि मॉलिक्यूल कहाँ पहुँच जाए, वाइब्रेशनल लेवल Vd में, यानी कि यहाँ पे आ जाए, इतनी हम एनर्जी दें कि मॉलिक्यूल कहाँ पर आ जाए, Vd में पहुँच जाए। तो Vd करस्पॉन्ड करता है, Vd बताता है इंटरन्यूक्लियस डिस्टेंस बिकम इन्फिनिटी। देखिए, ये जा रहा है, ये इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है, तो आप देखिए ये इन्फिनिटी को शो कर रहा है। इसका मतलब कि मॉलिक्यूल एटम में विभक्त हो जा रहा है। हालांकि ये डिसोसिएशन होता नहीं है। इतनी एनर्जी मॉलिक्यूल को मिले और वो डिसोशिएट हो, इससे पहले इलेक्ट्रॉन क्या कर जाता है, जंप कर जाता है हायर एनर्जी लेवल में, अर्थात इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन यहाँ पर परफॉर्म हो जाता है। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन टेक्स प्लेस। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं, इस डायग्राम में शो हो रहा है कि किस तरह से इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हो रहा है, यानी कि कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी फॉर बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। मान लें कि दो एनर्जी लेवल है, एक है E0 और दूसरा है E1। देखिए, क्या होता है कि प्रत्येक जो इलेक्ट्रॉनिक स्टेट है उसकी एक अपनी पोटेंशियल एनर्जी कर्व होता है। तो दो यहाँ पे हम कर्व शो कर रहे हैं, एक लोअर इलेक्ट्रॉनिक स्टेट के लिए, और जिसको कि हम E0 से शो कर रहे हैं, और दूसरा है हायर इलेक्ट्रॉनिक लेवल के लिए, जिसको हम E1 से शो कर रहे हैं। तो दो पोटेंशियल एनर्जी कर्व ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दो इलेक्ट्रॉनिक लेवल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एक लोअर इलेक्ट्रॉनिक स्टेट है और दूसरा हायर एनर्जी स्टेट है, हायर इलेक्ट्रॉनिक स्टेट है, जिसको कि हम E1 से डिनोट कर रहे हैं। तो ग्राउंड स्टेट है या लोअर स्टेट, इसको हम कह लें E0 को, और E1 को हम कह देंगे अपर इलेक्ट्रॉनिक लेवल। और जो ट्रांजिशन है उसको हम वर्टिकल लाइन यानी कि ऊर्ध्वाधर रेखा के द्वारा शो कर रहे हैं। ये देखिए, ये जो जा रहा है, ये लाइन कैसी लाइन है, ये वर्टिकल लाइन है, इसके द्वारा हम संक्रमण को शो कर रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पे भी कर्व किसके किसके बीच में है, एनर्जी और इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, एनर्जी इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, एनर्जी एंड इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। लेकिन तीन कर्व शो हो रहे हैं। एक में जो इलेक्ट्रॉनिक लेवल है ये जस्ट एक के ऊपर एक है, जो कि शो कर रहा है कि इन दोनों ही लेवल में जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है वो समान है। यहाँ पर आप देखिए तो ऊपर वाला जो E1 में है ये थोड़ा सा राइट हैंड डिस्प्लेस है, यानी कि जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है वो ऊपर वाले उसमें थोड़ा सा ज़्यादा है, और फर्दर ये और ज़्यादा है। तो जो डायग्राम A है उसमें अपर इलेक्ट्रॉनिक जो एक्साइटेड लेयर है और लोअर दोनों में ही आप देख रहे हो
कि मॉलिक्यूल समान इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस पर प्रेजेंट हैं। तो यहाँ पर फ्रैंक कॉर्डन प्रिंसिपल अप्लाई होता है। तो फ्रैंक कॉर्डन प्रिंसिपल क्या कह रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन टेक्स प्लेस इन सच अ शॉर्ट टाइम, देखिए ये लिखा हुआ है, इन सच अ शॉर्ट टाइम that a vibrating molecule does not change its internuclear distance, यानी कि ट्रांजिशन इतने कम समय में होता है कि मॉलिक्यूल को के बीच में इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस चेंज ही नहीं हो पाता। यानी कि वाइब्रेशन के दौरान जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस चेंज होता है वो उतना समय नहीं मिल पाता कि मॉलिक्यूल में दो एटम के बीच में इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस चेंज हो। तो इसीलिए यहाँ पर अपर और लोअर जो इलेक्ट्रॉनिक लेवल है उसमें इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस समान है। वो ये फ्रैंक कॉर्डन प्रिंसिपल कहता है, जो यहाँ पे बोर्ड लाइन में शो हो रही है। तो यहाँ पर आप देखो जो वर्टिकल लाइन के द्वारा ई नॉट जो ट्रांजिशन हो रहा है वो कहाँ से कहाँ हो रहा है, ई नॉट यानी कि लोअर इलेक्ट्रॉनिक लेवल में कहाँ से, V इज इक्वल टू 0 से अपर इलेक्ट्रॉनिक लेवल में यानी कि E1 तथा V'0 में हो रहा है। तो कहाँ से कहाँ हो रहा है, E नॉट V इज इक्वल टू 0 से E1 V' इज इक्वल टू 0, E नॉट V इज इक्वल टू 0 से कहाँ पर हो रहा है, ये ऊपर जाना चाहिए, ये कहाँ पर हो रहा है, E1 एंड V' इज इक्वल टू 0 में हो रहा है। तो ये ट्रांजिशन हो रहा है, ये इस वाले डायग्राम में इस तरह का ट्रांजिशन हो रहा है। और स्पेक्ट्रम लाइन 0 काफ़ी ज़्यादा तीव्र प्राप्त होती है, मोर इंटेंस प्राप्त होती है। नौ डायग्राम बी पर आ जाएं, तो इसमें जो ऊपरी लेवल है वो नीचे की तुलना में थोड़ा सा ज़्यादा इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस रखते हैं, इसलिए जो इसमें पॉसिबल ट्रांजिशन है वो कहाँ से कहाँ तक होगा, E नॉट V इज इक्वल टू 0 से E1 V' इज इक्वल टू 1, 2 या 3 में हो सकता है। यानी कि कहाँ से कहाँ तक हो रहा है, E नॉट V इज इक्वल टू 0 से कहाँ हो रहा है, E1 एंड V नॉट इज इक्वल टू 1, 2 एंड 3 में हो सकता है। ये दूसरा केस है ना। अब हम थर्ड वाला केस ले लें, यानी कि जो डायग्राम सी है, ये वाला डायग्राम जो सी है, इसमें जो ऊपरी इलेक्ट्रॉनिक स्तर है वो नीचे इलेक्ट्रॉनिक स्तर के बीच जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है वो यहाँ पर बहुत अधिक हो जाता है। अर्थात इसमें एक्साइटेशन के लिए, उत्तेजन के लिए जो ऊर्जा हमें चाहिए होती है वो ऊर्जा मॉलिक्यूल की वियोजन ऊर्जा से अधिक होती है, क्योंकि यहाँ से वो कहाँ जा रहा है, देखिए आप, ये जो है ये तो खिसक गया, तो मॉलिक्यूल इतने ऊपर जाना है, तो इतनी ज़्यादा ऊर्जा, अगर उससे कम ऊर्जा देने पे मॉलिक्यूल में डिसोशिएशन हो जाता है। यानी कि इसमें उत्तेजन के लिए जो ऊर्जा ज़रूरत होती है, जितनी ऊर्जा की ज़रूरत होती है वो मॉलिक्यूल की वियोजन ऊर्जा से अधिक होती है। अतः इस सिचुएशन में एक्साइटेड मॉलिक्यूल परमाणुओं में विभक्त हो जाते हैं। तो देखिए ये जो UV विजिबल जो स्पेक्ट्रम है, ये इसमें हमें चौड़े अवशोषण बैंड प्राप्त होते हैं, तीक्ष्ण नहीं होते हैं। इसका कारण है कि इलेक्ट्रॉनिक लेवल के साथ साथ ही कंपन और घूर्णन ऊर्जा लेवल में भी संक्रमण होता है, इसलिए चौड़े अवशोषण बैंड हमें मिलते हैं। अब जरा सिलेक्शन रूल देख लें। तो इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण जो है उस मतलब ये पॉसिबल कब होगा, पहला है इसमें कि ऐसे ट्रांजिशन जिसमें ट्रांजिशन के दौरान इलेक्ट्रॉन के स्पिन क्वांटम नंबर में परिवर्तन होता है, वो ऐसे ट्रांजिशन फॉरबिडन है, वर्जित हैं।
दूसरा इसका जो सिलेक्शन रूल है कि द ट्रांजिशन आर अलाउड ओनली बिटवीन द स्टेट्स हैविंग सेम मल्टीप्लिसिटी। Thus singlet and triplet transitions may occur, but singlet-triplet transition are forbidden. तीसरा है सिग्मा टू सिग्मा स्टार संक्रमण, पाई से पाई स्टार संक्रमण, एन से सिग्मा स्टार एंड एन से पाई स्टार ट्रांजिशन अलाउड हैं, जबकि सिग्मा टू पाई स्टार या पाई से सिग्मा स्टार ट्रांजिशन फॉरबिडन है, वर्जित है। तो ये कुछ सिलेक्शन रूल हैं, चयन नियम हैं। नाउ हमने कहा था कि फ्रैंक कॉर्डन प्रिंसिपल जो आपने पहले वाले डायग्राम में देखा था, तो फ्रैंक कॉर्डन प्रिंसिपल अलग से भी पूछा जाता है शॉर्ट नोट्स के रूप में। तो ये एक फंडामेंटल सिद्धांत है, फंडामेंटल प्रिंसिपल है, जो कि अवशोषण स्पेक्ट्रम में जो बैंड हमें मिलते हैं उनके आकार और उनकी तीव्रता के बारे में हमें बताता है, उनकी जानकारी देता है। और इस प्रिंसिपल के अनुसार किसी अणु में इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण जो होते हैं वो इतने तीव्र गति तथा इतने कम समय में होते हैं कि नाभिकों को गति करने का अवसर ही नहीं मिलता, अर्थात नाभिक के संवेग या उसकी स्थिति वही होती है जो संक्रमण से पहले थी। इसके न्यूक्लियर डिस्टेंस या नाभिकीय दूरी में कोई चेंज नहीं होता। यहाँ हम कह सकते हैं एज द इलेक्ट्रॉन्स मूव मच फास्टर देन द न्यूक्लियाई, द इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन टेक्स प्लेस बिफोर द न्यूक्लियाई ऑसिलेट टू चेंज देयर इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। ये है फ्रैंक कॉर्डन प्रिंसिपल। ना नेक्स्ट टर्न पे ले लेंगे नेक्स्ट सेशन में लेंगे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन इन डिफरेंट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। थैंक यू बच्चों।